हाँ भाई बच्चों, नाइन्थ क्लास की फिजिक्स चल रही है जिसमें हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन। हमने अभी अभी सॉल्व किया था, कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आता है वर्क एंड एनर्जी। तो सारे बच्चे अपनी बुक्स निकाल लो, मैं हेडिंग डाल देता हूं वर्क एंड एनर्जी। जो चैप्टर का नाम है उसमें ही पता लग रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं वर्क के बारे में। तो वर्क क्या होता है? सारा दिन हम बोलते रहते हैं हमने ये काम किया वो काम किया, तो काम एक्चुअल में होता क्या है? फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी काम तब होता है जब हम किसी बॉडी को धक्का मारते हैं और यानी कोई फोर्स लगाते हैं और वह बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाए। आपकी 9th क्लास में इतना ही है कि उसमें जब वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है तभी हम उसको मानते हैं कि कुछ फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है। तो फोर्स जो है, वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स लगाया जाए और वह बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव कर जाए तो हम अब क्या मानते हैं कि वर्क डन हुआ है। वर्क डन हुआ है। इसको अगर फॉर्मूले में देखें तो डिस्टेंस को हम क्या मान सकते हैं? यहाँ पे डी मान सकते हैं। तो वर्क डन का डेफिनेशन आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब बोलते हैं कि कोई 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 बॉडी है वो वर्क कैसे करती है, मतलब क्यों करती है वो वर्क? क्योंकि उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है। मैं कोई काम करूंगा तो मेरे अंदर एनर्जी है ना, वो एनर्जी मैंने कहाँ से ली है? प्लांट से ली है। प्लांट्स ने वो एनर्जी कहाँ से ली है? सनलाइट से ली है। कुछ प्रोसेस किया और उसके बाद कुछ खाना बनाया हमारे लिए, हमने वो खाया। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी हम कहीं और से ले रहे हैं और कहीं और स्पेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी होती क्या है? पहली बात तो ये है कि एनर्जी का मतलब होता है कि कार्य करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब आपने एनर्जी देखा होगा कि मैंने बोला कि प्लांट में एनर्जी होती है, वो सन से लेता है। सन से कौन सी एनर्जी लेता है? लाइट एनर्जी, ठीक है। प्लांट इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मान लो फूड एनर्जी, ठीक है। फूड से हम किस में, हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वो किस एनर्जी के फॉर्म में आती है? मसल एनर्जी। और वो जो मसल होती है, मसल एनर्जी होती है, वो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ काम करते हैं हम। जैसे किसी को मोशन दे दिया तो वो किस में आ गई? काइनेटिक एनर्जी। या फिर मैं किसी बॉडी को ऐसे उठाता हूँ, वेट उठा दिया कोई मैंने, तो वो किस में? पोटेंशियल एनर्जी। या फिर मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया किसी का, जैसे छोटे वाली गाड़ी जो होती थी बच्चों वाली, उसमें हम क्या करते थे? चाबी घुमाते थे, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता था जिसकी वजह से उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती थी। या फिर हम उसका जो शेप है वो बदल दें, जैसे हम स्प्रिंग को दबा दें तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, जैसे ही छोड़ेंगे वो उछल जाएगा स्प्रिंग। तो ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं अलग अलग। तो हमने पढ़ा था वर्क डन। वर्क डन क्यों करते हैं हम? क्योंकि एनर्जी होती है हमारे पास, इसलिए हम वर्क कर सकते हैं। और एनर्जी जो होती है वो पूरे संसार की एनर्जी जो है वो एक कांस्टेंट है। ये पूरे संसार एक फॉर्म है, जैसे जो यूनिवर्स है सब कुछ एक फॉर्म है। एनर्जी हमेशा कन्वर्ट होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और ना ही इस एनर्जी को कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, आपने इस बात का ध्यान रखना है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहती है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, ना ही क्रिएट की जा सकती है। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको आपने याद रखना है। सिंपल सी बात है। आपकी 9th क्लास में बोला गया है कि वर्क डन, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया भाई। फोर्स लगाएंगे तो किसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में अगर ये डी डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां पे आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? भाई वर्क डन कर लिया इसने। कितना कर लिया? फोर्स इनटू में डी, इतना वर्क डन कर लिया। अब मान लो इसका जो मास होता, ठीक है, मास मान लो इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 10 मीटर, तो वर्क कितना हो गया भाई? 10 न्यूटन इनटू में 10 मीटर, मतलब कि 100 न्यूटन मीटर। कितना कर लिया? 100 न्यूटन मीटर। इस बात का ध्यान रखना है अपने, 100 न्यूटन मीटर। अब ये न्यूटन मीटर जो होता है ना, इसको जूल भी बोलते हैं। JOULE, जूल ने दिया था, ये जूल एक नाम था, ठीक है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि जो साइंटिस्ट थे जूल, उनके नाम पे ये इसका वर्क डन का यूनिट आया जूल। न्यूटन मीटर इसका दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है। अब हमने आपको एक बात बताई थी, जो एनर्जी है ना उसको कोई क्रिएट नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो एनर्जी की काफ़ी फॉर्म होती होंगी, फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो काफ़ी सारी फॉर्म होती होंगी। तो पहली फॉर्म हम देख लेते हैं, दो फॉर्म का जिक्र करेंगे आज। एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी भाई, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक मान के चलते हैं हम, दूसरी वाली जो होती है वो मान लो भाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तब होती है
जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, मान लो कि ये ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, और मैं इस मार्कर को ग्राउंड से उठाकर यहाँ पे इस हाइट पे ले आया, ठीक है, किस हाइट पे ले आया, एच हाइट पे मैंने ये जो मार्कर है हमारा यहाँ पे आ गया है एच हाइट पर, ठीक है, ये मार्कर है एच हाइट पर, हम इसको ले आए। इस मार्कर का मास मान लो m, ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि जो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है ना, वो ग्रेविटी कितनी होती है g, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है कितना होता है 9.8 मीटर स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा m गुणा g गुणा h होती है भाई, जिसको बोलते हैं mgh, ठीक है, mdh नहीं mgh। m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h उसकी हाइट। अब मुझे बताओ अगर इस मार्कर का मास जो है वो 0.5 kg है, ठीक है, और ये हाइट है मान लो भाई 10 मीटर, ठीक है, तो मुझे बताओ कि इसने कितना, अगर मैं इसको उठा देता हूं यहाँ तक इस मार्कर को, तो कितना एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो मास कितना है 0.5 kg, जी कितना होता है 10 मान लो या 9.8 मान लो, 10 मान के चलते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। आपको जो दिया गया है आपको वही मानना है, मोस्टली 9.8 ही लीजिए। h जो होता है वो कितना है 10 मीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 क्या जूल, ठीक है, 50 क्या आ जाएगा जूल आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म जो है वो फोर्स बनाती हैं जो न्यूटन में होता है, और h जो है वो मीटर में है, तो ये न्यूटन मीटर ही है, जिसका दूसरा नाम क्या है जूल। किसकी बात करी हमने, पोटेंशियल एनर्जी की बात करी है। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है। मोशन का मतलब क्या है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो आप याद रखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कोई हाइट होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें एक वेलोसिटी होती है, तो उसके फॉर्मूला में वेलोसिटी जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो लेकिन जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस को हम एक और नाम देते थे क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। आपने पहले वाले चैप्टर जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो है ये एक सीरीज है, लगातार पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। हमने मोशन वाले चैप्टर में ये फॉर्मूला किया था, आपको याद होगा। डिस्टेंस किसके बराबर है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ पे पुट कर दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। अब मान लो भाई ये a से a कैंसिल हो गया, और जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो 0 मान लो। जो ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है ना तो 0 से चलना शुरू करता है, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो। यहाँ पे 0 हो गया तो ये कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू में वी स्क्वायर इंटू 1/2। तो फॉर्मूला क्या गया 1/2 mv स्क्वायर। mv क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी के ई का फॉर्मूला आ गया मेरे पास। कौन सा फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी।